So let's start with application of potentiometer. So first application is comparison of two EMFs. अगर हमें दो सेल के EMF को कंपेयर करना है तो हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो आप इस सर्किट को एनालाइज करो. देखो एक प्राइमरी सर्किट है, इसमें मैंने दो सेल्स अटैच किए हुए हैं P और Q के बीच में एज सेकेंडरी सर्किट. ये जो ब्लैक वाली लाइन है दैट शोज कि व्हेन फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो ये ब्लैक वाला लाइन शो करेगा. और जो ये डॉटेड लाइन है ना ब्लू कलर की, जब केवल सेकेंड वाले सर्किट को हम सेकेंड वाले सेल को पिक्चर में लाएंगे तो फिर सारा अरेंजमेंट ब्लू वाले लाइन से शो किया जाएगा. ओके. तो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, व्हेन दिस E2 इज़ नॉट इन द पिक्चर, है ना, जब ये E2 पिक्चर में नहीं है, केवल E1 लगा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वाला सेल लगा हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में N1 पॉइंट पे बैलेंस हुआ एंड लेट दैट बैलेंसिंग लेंथ भी L2. अब आप E1 को सर्किट से हटा दो या डिस्कनेक्ट कर दो और E2 को सर्किट से कनेक्ट कर लो. तो जब हम E2 को सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें यहाँ मिला एज N2, है ना, और L2 विल बी द बैलेंसिंग लेंथ. तो जब हम केवल E1 को बैलेंस कर रहे हैं देन बैलेंसिंग लेंथ इज L1, और जब E2 को बैलेंस कर रहे हैं देन बैलेंसिंग लेंथ इज L2, है ना. बैलेंस करने का मतलब पता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स को कनेक्ट कर दो. कनेक्टिंग टर्मिनल्स के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो कनेक्टिंग ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. ओके. तो E1 was balanced at L1, E2 was balanced at L2. तो E1 will be phi L1, E2 will be phi L2. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो phi का वैल्यू है, phi डज नॉट चेंज विथ सेकेंडरी सर्किट फॉर गिवन प्राइमरी सर्किट. अगर हमने प्राइमरी सर्किट को फिक्स कर रखा है और हम अगर अलग अलग सेकेंडरी सर्किट को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस्ड कंडीशन में ही केवल जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा प्राइमरी सर्किट में पोटेंशियोमीटर वायर के अलॉन्ग, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा ना. क्योंकि बैलेंस कंडीशन में क्या है, बैलेंस कंडीशन में सेकेंडरी सर्किट में करंट आएगा नहीं, तो केवल प्राइमरी सर्किट एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. दैट्स वाई फाई रिमेन सेम. तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो E1 E2 का रेशियो में कितना मिल जाएगा, L1:L2. ठीक है. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि सपोज E1 इज अ स्टैंडर्ड सेल, देन वी कैन डिटरमाइन E2 विच इज एडवांटेज ओवर वोल्ट मीटर. In voltmeter, we cannot measure EMF as current flows through cell during measurement, so it provides terminal potential difference. अगर आप कोई भी सेल लेते हो और आपको सेल का अगर EMF मेज़र करना है और आपने गलती से वोल्टमीटर यूज़ कर लिया, तो वोल्टमीटर कभी भी इसके EMF को मेज़र नहीं करेगा. वो हमेशा क्या मेज़र करेगा, वो मेज़र करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ E-IR. तो ये एडवांटेज है पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि जब पोटेंशियोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करता है जब सेकेंडरी सर्किट बैलेंस हो जाता है. तो अगर सेल से करंट नहीं फ्लो करेगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल EMF के ही इक्वल रहेगा. सो दैट इज एडवांटेज. नाउ सेल के EMF को कंपेयर करने का एक और तरीका है ना. वो तरीका क्या है कि जिन दो सेल्स के EMF को कंपेयर करना है हमें, हम सबसे पहले उन दोनों को हेल्पिंग कंडीशन में लगा लेते हैं और हमने उसको बैलेंस कर लिया. से दैट बैलेंसिंग लेंथ इज N1. ठीक है. फिर हमने इन दोनों सेल्स को अपोजिंग कंडीशन में लगा लिया और हम यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ सर्च कर रहे हैं, से दैट इज N2. अब यहाँ पे डेफिनेटली लेफ्ट साइड में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग मोड है, EMF ज़्यादा है. यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यूज़ करेंगे तो दैट विल बी L2, दैट विल बी EMF L2. तो यहाँ पे अपोजिंग कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो कम होगा. ठीक है ना. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो कि आपने सेल्स को अपोजिंग कंडीशन में लगाया, ठीक है ना, और आप जॉकी को टच करो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आपको कहीं भी बैलेंसिंग लेंथ मिला ही नहीं, कहीं भी आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं. अगर E1 और E2 हेल्पिंग मोड में बैलेंसिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अपोजिंग मोड में भी उनको बैलेंसिंग लेंथ प्रोवाइड करना ही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो और कम ही हो जाएगा. लेकिन आपको जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन मिल ही नहीं रहा है. तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने बेसिकली
ज़्यादा ईएमएफ वाले सेल के पोलैरिटी को क्यू की तरफ कर दिया होगा। तो जो पॉइंट पी है वो क्यू के रिस्पेक्ट में स्मॉलर पोटेंशियल पे आ जाएगा, इसीलिए ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, हम सेल्स को इंटरचेंज कर देंगे और आपको वापस से बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। ओके नाउ, तो जब E1 E2 हेल्पिंग मोड में है तो phi L1 विल बी द बैलेंसिंग लेंथ, और जब अपोजिंग मोड में लगे हुए हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा E1 माइनस E2, दैट इज बैलेंस्ड एट phi इंटू L2। दोनों को डिवाइड कर लो और आपको E1 E2 का रेशियो मिल जाएगा एज L1 प्लस L2 ओवर L1 माइनस L2। इस तरह से हम सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि हम किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र करें, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप लॉजिक समझो कि अगर हम केवल सेल को ही यूज़ करते हैं एज सेकेंडरी सर्किट तो कभी भी बैलेंसिंग कंडीशन में उससे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप में इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्म आएगा नहीं, है ना। तो आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि सेकेंडरी सर्किट बैलेंस्ड भी हो जाए और उस समय इस सेल से करंट भी फ्लो कर रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी सर्किट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर लेते हैं थ्रू अ की, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब हम इस की को ओपन रखेंगे तो ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो पिक्चर में है नहीं, तो P और Q के बीच में बैलेंस्ड कंडीशन में जो ड्रॉप होगा वो केवल E के इक्वल होगा। तो E विल बी इक्वल टू phi L1। इज इट क्लियर, है ना। क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ये तो केवल एक सिंगल सेल है ना, और सिंगल सेल जब बैलेंस्ड हो जाएगा तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा इस ब्रांच से। तो अगर करंट नहीं फ्लो करेगा यहाँ पे तो L1 लेंथ में मान लेते बैलेंस होता है, तो जो EMF है सेल का वो phi L1 के इक्वल हो गया। नाउ अब हम की को क्लोज कर देते हैं, तो जब हम की को क्लोज कर देंगे तो अब सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे भी एक करंट फ्लो करने लगेगा। इससे जो गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है कुछ इस तरह से भी सर्किट हो गया ना, ये P और Q इस तरह से। तो जब हमने इस की को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। तो जिस मोमेंट पे P और Q के बीच का ड्रॉप A और किसी भी एक पोजीशन ऑन द वायर के बराबर हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाएगा। बट इस सर्किट में तो करंट फ्लो ही करता रहेगा ना, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, बट गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा बिकॉज डिफ्लेक्शन जीरो होना है वहाँ पे। लेकिन जब इस सर्किट से बैलेंस्ड कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो P और Q के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अब सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, E माइनस आई आर आई के इक्वल होगा। और मान लेते हैं कि ये बैलेंस्ड होता है L2 लेंथ पे, सो दैट विल बी इक्वल टू phi इंटू L2। अब अगर हमें सेल का EMF नहीं पता है तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस, है ना। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, आप इस सर्किट में करंट लिखो तो I हो जाएगा E ओवर आर नॉट प्लस आर आई, ठीक है ना। या हम E लिख सकते हैं यहाँ से I इंटू आर नॉट प्लस आर आई। तो जहाँ पे EMF लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे E, उसकी जगह हम लिख लेते हैं I सेकेंडरी इंटू आर नॉट प्लस आर आई। और जहाँ पे E माइनस आई आर है तो E माइनस आई आर को हम लिख सकते हैं I सेकेंडरी इंटू आर नॉट, इस इक्वेशन की मदद से, है ना। तो अपने पास में दो रिलेशंस आ गए, एक हो गया I सेकेंडरी इंटू आर नॉट प्लस आर आई प्रोपोर्शनल टू L1 और I सेकेंडरी इंटू आर नॉट प्रोपोर्शनल टू L2। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर नॉट। इस तरह से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। क्या दे रखा होगा कि जब किसी सेल को किसी भी सेल को बैलेंस करते हैं तो आपको बैलेंसिंग लेंथ गिवन होगा, और जब हम सेल को किसी भी एक्सटर्नल नोन रेजिस्टेंस से शॉर्ट करके बैलेंस करते हैं तो आपको बैलेंसिंग लेंथ दे रखा होगा। तो जब सेल को शॉर्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L2 है, और जब
सिर्फ सेल को बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ L1 है। तो आपको अगर L1, L2 और R0 का वैल्यू पता हो तो आप इस रिजल्ट की मदद से आप उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर। और नेक्स्ट वीडियोस, कुछ वीडियोस में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।